हेलो दोस्तों, वेलकम टू यूपीएससी इजी कोड। आज के इस लेक्चर में हम इंडियन पॉलिटी बाई एम लक्ष्मीकांत के सीरीज़ को स्टार्ट करेंगे एंड दिस इज गोइंग टू बी द फर्स्ट वीडियो ऑफ दिस लेक्चर। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हम इस लेक्चर को दो पार्ट में लाएंगे, जिसमें पहले कंपनी रूल को डिस्कस करेंगे जो कि 1773 से स्टार्ट होता है और 1858 तक चलता है। फिर उसके बाद क्राउन रूल को डिस्कस करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो इसमें फर्स्ट वीडियो हम स्टार्ट करते हैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से। तो ब्रिटिश आए 1600 में, ठीक है। उनको 1600 में ब्रिटिश आए इंडिया में। उनको एक्सक्लूसिव राइट ऑफ ट्रेडिंग विद इंडिया बाय चार्टर एक्ट 1765, चार्टर एक्ट 1765 के तहत उन्हें एक्सक्लूसिव राइट दे दिया गया इंडिया में ट्रेड करने के लिए, ठीक है। फिर उसके बाद क्या हुआ, 1765 में कंपनी ऑब्टेन द दीवानी। दीवानी का बेसिकली क्या मीन्स होता है, लाइक राइट टू कलेक्ट रेवेन्यू, ठीक है। तो इसमें इनको दीवानी राइट दे दिया गया, जिस पर राइट ओवर रेवेन्यू एंड सिविल जस्टिस, इन दोनों पे उनको दीवानी राइट दे दिया गया, जिसपे बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा, इन तीनों जगहों पे उन्हें दिया गया था, ठीक है। फिर उसके बाद लास्ट क्या है, एम एन रॉय प्रपोज इंडियन आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूट असेंबली इन 1934, ठीक है। ये तो बात की बात है, ठीक है। अब यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं व्हाट वाज द पर्पज ऑफ रेगुलेशन एक्ट। तो इसका मतलब क्या था बेसिकली कि कंपनी आई 1600 में इंडिया में रूल करने के लिए, आई मीन ट्रेड करने के लिए, ठीक है। तो इनिशियल टाइम में तो सब कुछ सही चला, बट धीरे धीरे क्या हुआ, जिसके जो उनके ऑफिशियल्स थे उनमें करप्शन की करप्शन बढ़ने लग गए, ठीक है। सॉरी, करप्शन बढ़ने लग गए, जिसकी वजह से ब्रिटिश गवर्नमेंट को कुछ रेगुलेशंस लाने पड़े कि उन्हें रेगुलेट किया जाए और चीज़ों को सही किया जाए, ठीक है। एक्ट 1773 को देख लेते हैं। इसमें क्या था, ये रिकॉग्नाइज किया फर्स्ट टाइम पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन ऑफ द कंपनी, मतलब पॉलिटिकल और जो एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन था कंपनी का, उसको रिकॉग्नाइज किया, ठीक है। फिर उसके बाद क्या किया, लेड फाउंडेशन ऑफ सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया, मतलब सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंडिया का फाउंडेशन रखा है। जैसे कि इसमें गवर्नर ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया गया, ठीक है, विथ 4 एग्जीक्यूटिव काउंसिल, ठीक है। और फर्स्ट जो थे वारेन हेस्टिंग थे, कहीं ना कहीं एक तरह से सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर की तरफ रुख कर दिया था, ठीक है, इस एक्ट के तहत। फिर उसके बाद क्या हुआ, बॉम्बे एंड मद्रास को सबऑर्डिनेट कर दिया गया बंगाल से, ठीक है। मतलब अब बॉम्बे एंड मद्रास इंडिपेंडेंटली कोई डिसीजन नहीं ले सकते, उसके लिए उनका कंसेंट चाहिए होगा, जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे उसके, ठीक है। फिर उसके बाद हुआ एस्टेब्लिश ऑफ सुप्रीम कोर्ट एट कलकत्ता। कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट को एस्टेब्लिश किया, हालांकि उसकी ज्यूरिसडिक्शन था वो डिफाइन नहीं था, ठीक है। इसमें क्या था, 1 चीफ जस्टिस थे एंड 3 अदर जज थे। तो आगे बढ़ते हैं, प्रोहिबिटेड सर्वेंट फ्रॉम प्राइवेट ट्रेडिंग एंड एक्सेप्टिंग प्रेजेंट और ब्राइब फ्रॉम नेटिव्स, ठीक है। जो सर्वेंट्स थे कंपनी के, उन्हें प्रोहिबिट कर दिया गया प्राइवेट ट्रेडिंग से, मतलब वो प्राइवेट ट्रेडिंग नहीं कर सकते इंडिविजुअल बेसिस पे, ठीक है। और जो ब्राइब्स और प्रेजेंट जो नेटिव रूलर्स देते थे, आई मीन जो राजा रजवाड़े थे, उसे भी प्रोहिबिट कर दिया गया, मतलब उसे बैन कर दिया गया, ठीक है। और फिर लास्ट में क्या था इसमें, तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर रिक्वायर्ड टू रिपोर्ट ऑन रेवेन्यू, सिविल एंड मिलिट्री मैटर्स टू गवर्नमेंट, मतलब जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर था उन्हें रिपोर्ट करना होगा जो रेवेन्यू, सिविल एंड मिलिट्री मैटर है वो गवर्नमेंट को, मतलब ब्रिटेन की पार्लियामेंट को, ठीक है। अब कोर्ट ऑफ डायरेक्टर क्या बेसिकली था, ये एग्जीक्यूटिव बॉडी था जो सेंट्रल जो कंट्रोल करती थी कॉमर्शियल अफेयर्स को, जो कॉमर्शियल अफेयर्स हो रहा है कंपनी में उसको कंट्रोल करती थी, ठीक है। तो उसके बाद हम आ जाते हैं अमेंडमेंट 1781 में। इसमें क्या हुआ, एससी के ज्यूरिसडिक्शन को डिफाइन कर दिया विद इन कलकत्ता में जो सुप्रीम कोर्ट का ज्यूरिसडिक्शन था, मतलब कितना ज्यूरिसडिक्शन कितने एरिया में वो आएगा, ठीक है, उसको डिफाइन कर दिया गया। और फिर उसके बाद गवर्नमेंट सर्वेंट्स जो थे उन्हें इम्यून कर दिया गया फ्रॉम एनीथिंग डन ड्यूरिंग द डिस्चार्ज ऑफ ड्यूटी, मतलब जो गवर्नमेंट सर्वेंट थे जब तक वो सर्व कर रहे हैं तब तक उन्हें कोई भी अगर कोई नेगेटिव चीज करते हैं तो उसे उससे वो था, इम्यून था, मतलब वो उनके अगेंस्ट कार्रवाई नहीं होगी, जैसे अभी प्रेसिडेंट का है, ठीक है, उसी टाइप में था उस टाइम।
अब हम पिट इंडिया एक्ट को जान लेते हैं। इसको ईस्ट इंडिया कंपनी एक्ट 1784 के नाम से भी जाना जाता था। इसका मेन पर्पस क्या था आने का, कि जो रॉन्ग हुए हैं 1773 के उसमें, मतलब जो शॉर्ट कमिंग्स थे 1773 के एक्ट में, उन्हें सुधारा जाए, ठीक है। तो और इसके इसके तहत कंट्रोल भी दे दिया गया एक तरह से ब्रिटिश के हाथ में, ठीक है। आई मीन जो गवर्नमेंट ब्रिटेन की थी उनके हाथ में दे दिया गया। इसमें क्या था, जो कंपनी टेरिटरी टर्म एज ब्रिटिश पोजीशन, मतलब जितनी भी कंपनी की टेरिटरी है अब ब्रिटिश के उससे जानी जाएगी, कि मतलब ब्रिटिश की टेरिटरी है, ठीक है। फिर उसके बाद इसमें हुआ कि डिस्टिंग्विश कर दिया जो कॉमर्शियल एंड पॉलिटिकल फंक्शंस था। जो कॉमर्शियल और पॉलिटिकल फंक्शन था उसको सेपरेट कर दिया गया कंपनी के, ठीक है। अब इसके बाद क्रिएट बोर्ड ऑफ कंट्रोल टू मैनेज पॉलिटिकल अफेयर। अब बोर्ड ऑफ कंट्रोल का मतलब क्या था बेसिकली यहाँ पे, जो एक पॉलिटिकल अफेयर्स को मैनेज करता था, जैसे अपॉइंटमेंट से रिलेटेड वगैरह जो भी चीजें थी उसको ये देखता था। अब बोर्ड ऑफ कंट्रोल डायरेक्टली कंट्रोल उसके कंट्रोल में था, आई मीन गवर्नमेंट के कंट्रोल में था, तो कहीं ना कहीं जो कंपनी का कंट्रोल था वो गवर्नमेंट के हाथ में धीरे धीरे आ रहा था, ठीक है। फिर उसके बाद था ब्रिटेन गवर्नमेंट गिव सुप्रीम कंट्रोल ओवर कंपनी अफेयर्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब उसके तहत बोर्ड ऑफ कंट्रोल के तहत दे दिया गया था एक तरह से। ये था कि जनरल प्रोहिबिशन ऑन एग्रेसिव वार्स एंड ट्रीटी ऑफन ब्रीच्ड, मतलब जो एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी ब्रिटेन ने अपनाया था उस टाइम में, उस समय उस पर प्रोहिबिट लगा दिया गया, ठीक है। जो एग्रेसिव वार्स हो गए होते थे बहुत सारे राजा रजवाड़ों से, ठीक है, ट्रीटीज होती थी, तो इस सारी चीजों पे प्रोहिबिट लगा दिया गया। हालांकि ऑफन ब्रीच्ड मतलब हमेशा वो ब्रीच किया जाता था जो कंपनी द्वारा, ठीक है। फिर उसके बाद आ जाते हैं एक्ट 1786 में। कॉर्नवालिस को गवर्नर जनरल एंड कमांडर इन चीफ बना दिया गया, ठीक है। उनके पास पावर आ गया कि ओवरराइड कर सकते हैं काउंसिल के डिसीजन, जो काउंसिल डिसीजन लेती है उसको ओवरराइड कर सकते हैं, एक तरह से वीटो पावर आ गया उनके पास, ठीक है। चार्टर एक्ट 1793 को देखते हैं। इसमें क्या था, जो कॉमर्शियल प्रिविलेज था कंपनी का उसे 20 ईयर्स के लिए फिर से एक्सटेंड कर दिया गया, मतलब वो 20 साल और अपना ट्रेड कर सकते हैं। सेकेंड में क्या था, रॉयल अप्रूवल नीडेड फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर जनरल एंड कमांडर इन चीफ। इसमें क्या था कि जो जब भी गवर्नर जनरल एंड कमांडर इन चीफ का नियुक्ति होगी तो उसके लिए रॉयल अप्रूवल लेना होगा। अब रॉयल अप्रूवल में क्या था, किंग एंड क्वीन जो थी उनका अप्रूवल लेना पड़ेगा। जैसे क्या होता है हमारे यहाँ कोई भी बिल पास होता है पार्लियामेंट में, ठीक है, तो उसे एक्ट बनने के लिए प्रेसिडेंट का असेंट चाहिए होता है ना, तो उसी तरह वो भी था। अब फिर थर्ड पे क्या था, कंपनी एम्पावर टू गिव लाइसेंस टू इंडिविजुअल टू ट्रेड इन इंडिया। अभी तक क्या था, जो प्राइवेट ट्रेड था उसे प्रोहिबिट किया गया था, आई मीन इंडिविजुअल बेसिस पे जो ट्रेड होता था उसे प्रोहिबिट किया गया था, बट यहाँ पे उन्हें लाइसेंस मिल गया, ठीक है, वो ट्रेड कर सकते हैं। इससे क्या हुआ, जो ओपीएम ट्रेड था वो चाइना से वो बढ़ गया, ठीक है। अब इसके बाद क्या था, सीनियर ऑफिशियल ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी डिवाइडेड फ्रॉम लिविंग इंडिया विदाउट द परमिशन। अभी तक क्या था, जो सीनियर ऑफिशियल्स था मतलब ब्रिटेन से इंडिया, इंडिया से ब्रिटेन विदाउट परमिशन के जाते थे, बट अब यहाँ से उनको उस पर डिवाइडेड मतलब उस पर रोक लगा दिया गया कि विदाउट परमिशन वो कहीं नहीं जा सकते। अब इसके बाद था होम गवर्नमेंट मेंबर। इसका बेसिकली क्या कॉन्सेप्ट था कि अभी अभी तक मतलब जो होम गवर्नमेंट जो कंपनी के ऑफिसर्स हैं और जो सर्वेंट्स वगैरह हैं, ठीक है, उनको इंडियन रेवेन्यू से पे किया जाएगा। जो इंडियन रेवेन्यू जनरेट होगा उससे उनकी सैलरी पे की जाएगी, ठीक है। और ये कंटिन्यू हुआ था 1919 तक। अब लास्ट में क्या था, सेपरेशन ऑफ जुडिशरी एंड रेवेन्यू फंक्शन, माल अदालत डिसअपियर। जो जुडिशरी और रेवेन्यू फंक्शंस था उसे सेपरेट कर दिया गया। अब माल अदालत का क्या कॉन्सेप्ट था यहाँ पे, कि ए रेवेन्यू कोर्ट था इन ईच डिस्ट्रिक्ट विच एक्सक्लूसिवली डेल्ट विद द रेवेन्यू मैटर। जो रेवेन्यू मैटर होता था, जैसे क्या था बेसिकली, सपोज दैट एक कोई एरिया है, ठीक है, इसके कहाँ से कितना रेवेन्यू जनरेट होगा, कितना कहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट होगा, कितना गवर्नमेंट के पास जाएगा, ये सारी चीजों को माल अदालत देखता था, ठीक है। तो इस एक्ट में इतना था। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब चार्टर एक्ट 1813 को देखते हैं।
इसमें क्या था, जो कंपनी था टू रिटेन पोजीशन ऑफ टेरिटरी एंड रेवेन्यू फॉर 20 years और मोर। अभी क्या था, मतलब फिर से 20 साल के लिए वो बढ़ा गया, 20 साल और उससे ज़्यादा के लिए बढ़ा दिया गया, ठीक है। और यहाँ पे क्या था, कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन ऑफ ब्रिटेन टेरिटरी इन इंडिया फर्स्ट टाइम डिफाइंड एक्सप्लिसिटली, ठीक है। फर्स्ट टाइम जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन था ब्रिटेन इंडिया का, उसे डिफाइन कर दिया गया। फिर उसके बाद क्या हुआ, कंपनी मोनोपोली इंडेड, मतलब जो कंपनी की मोनोपोली थी इंडिया पे एज अ ट्रेड पर्पस, उसे खत्म कर दिया गया। बट जो ट्रेड विद चाइना और टी था, उसको रिटेन कर दिया गया। हालांकि यहाँ पे ओपीएम भी था, आई थिंक, उसको भी रिटेन किया गया था। फिर उसके बाद क्या हुआ, 1 लाख ब्रिटिश गवर्नमेंट देगी, हाँ, फॉर इंकरेजमेंट ऑफ लिटरेचर लर्निंग एंड साइंस इन नेटिव। मतलब एक तरह से एजुकेशन को प्रमोशन मिल रहा था यहाँ से। हालांकि ये बस कागजी तौर पे था, इसे इम्प्लीमेंट नहीं किया गया प्रॉपरली, ठीक है। फिर उसके बाद हुआ कि रेगुलेशन मेड बाय द काउंसिल ऑफ मद्रास बॉम्बे एंड कलकत्ता नाउ बी लेड इन ब्रिटिश पार्लियामेंट। कोई भी रेगुलेशन अगर बॉम्बे मद्रास एंड कलकत्ता मेड करते हैं, मतलब कोई भी रेगुलेशन बनाते हैं रिगार्डिंग रूल एंड ऑल, तो उसे ब्रिटिश पार्लियामेंट में रखा जाएगा, उस पर डिस्कशन होगा, वोटिंग होगा एंड ऑल, ठीक है। फिर उसके बाद उसे परमिशन मिलेगी। फिर उसके बाद हुआ कि क्रिश्चियन मिशनरी वर परमिटेड टू कम इंडिया एंड प्रीच देयर रिलीजन। अभी तक क्या था, ब्रिटिश जो थी, सॉरी, ब्रिटिश जो थे, आई मीन ईस्ट इंडिया कंपनी थी, वो ज़्यादा रिलीजियस मैटर पे इंटरवीन नहीं करते थे इंडिया के, ठीक है। बट यहाँ से कहीं ना कहीं जो क्रिश्चियन मिशनरी को उनको परमिशन मिला, तो उसको रिलीजियस मैटर पे इंटरवीन होने लग गया, जैसे रिलीजियस कन्वर्जन के इश्यूज भी आने लग गए। जो ट्राइबल्स से इसी वजह से ज़्यादा वो थे ना, एंग्री ऑन द ब्रिटिश, कि उन्हें उनकी रिलीजन पे कहीं ना कहीं ये सारे इम्पेक्ट कर रहे थे। अब हम चार्टर एक्ट 1833 को देखते हैं। इसका फर्स्ट स्टेप जो था, वो फर्स्ट स्टेप टूवर्ड्स द सेंट्रलाइजेशन। मतलब जैसे बहुत सारे गवर्नर थे, गवर्नर ऑफ बंगाल, गवर्नर ऑफ उड़ीसा, गवर्नर ऑफ मद्रास, ठीक है। इस सारे को अब बहुत ज़्यादा एक सेंट्रल अथॉरिटी के अंदर दे दिया गया। लाइक जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे, उन्हें गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया गया, एंड वेस्टेड हिम विथ ऑल सिविल मिलिट्री पावर, ठीक है। विलियम बेंटिंग वॉज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। अब इसमें क्या हुआ, जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल हो, बिहार हो गया, उड़ीसा हो गया, ये सब गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के द्वारा रेगुलेट किए जाएंगे। अब थर्ड में क्या था, डिप्राइव्ड बॉम्बे एंड मद्रास ऑफ लेजिस्लेटिव पावर। अभी तक जो लेजिस्लेटिव पावर बॉम्बे एंड मद्रास के पास था, उसे डिप्राइव कर दिया गया। मतलब वो अब रूल वगैरह नहीं बना सकते हैं, ठीक है। और उसका पावर एक्सक्लूसिव, गवर्नर ऑफ इंडिया को एक्सक्लूसिव राइट दे दिया, लेजिस्लेटिव राइट दे दिया गया, ठीक है। अब यहाँ से क्या होगा, जो लॉ आएगा उसे अब एक्ट माना जाएगा, आई मीन एज ए एक्ट ट्रीट किया जाए, एक्ट बोला जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद क्या हो, attempt to introduce सिस्टम ऑफ ओपन कंपटीशन इन आईसीएस, इंडियन सिविल सर्विस। मतलब ओपन कंपटीशन का वो प्रावधान दिया गया इस एक्ट के तहत। एक अटेम्प्ट भी मेड किया गया था, हालांकि इसे बाद में निगेटा गया, आई मीन नकारा गया इसे, ठीक है। अब मोनोपोली ओवर ट्रेड एंड चाइना इंटरेस्ट, जो 2000 आई थिंक, सॉरी, 1813 में जो हमारा रिटेन किया गया था मोनोपोली ओवर ट्रेड एंड विद चाइना, उसे इस एक्ट में खत्म कर दिया गया। फिर उसके बाद हुआ कि रेस्ट्रिक्शन ऑन यूरोपियन इमिग्रेशन एंड एक्विजिशन ऑफ प्रॉपर्टी इंडेड। अभी तक तो क्या था कि यूरोपियन इंडिया में आ रहे हैं, ठीक है, उनकी इमिग्रेशन पे कुछ रिस्ट्रिक्शन थे, और वो प्रॉपर्टी को जो यहाँ पे एक्वायर करते थे उस पर भी रिस्ट्रिक्शन था। लेकिन अब यहाँ से 1833 के एक्ट के तहत इसे खत्म कर दिया गया, ठीक है। फिर उसके बाद हुआ कि लॉ मेंबर एडेड टू गवर्नर जनरल काउंसिल, एडहॉक बेसिस पे था बेसिकली इस टाइम पे। इंडियन लॉ मेंबर, मतलब जो लॉ मेंबर्स थे, वो गवर्नर जनरल के एग्जीक्यूटिव काउंसिल में तो आए, बट वो एडहॉक बेसिस पे थे। अब इसका मतलब क्या था कि इंडियन लॉ टू बी कोडिफाइड एंड कंसोलिडेटेड। बहुत सारे जो इंडिया के लॉ थे, तितिर बितिर थे, अब उसे क्वालिफाई किया जाएगा और कंसोलिडेट किया जाएगा यहाँ से। फिर लास्ट प्रोविजन था इस एक्ट का, आस्क एडमिनिस्ट्रेशन टू टेक स्टेप टू एबॉलिश स्लेवरी। मतलब जो स्लेवरी प्रेवलेंट था उस टाइम पे, उसे एबॉलिश करने के लिए इसमें बात किया गया, हाँ। बट एबॉलिश हुआ था 1843 में, ठीक है। अब चार्टर एक्ट 1853 को देखते हैं।
1853 को। इसमें कंपनी टू कंटिन्यू पोजेसिंग टेरिटरी अनलेस पार्लियामेंट प्रोवाइड अदरवाइज, ठीक है। अब इसमें क्या था कि कंपनी कंटिन्यू करेगी टेरिटरी का पोजेशन जब तक पार्लियामेंट अपना कुछ डिसीजन नहीं देती। इसमें टाइम पीरियड नहीं डिफाइन था। अब इसके बाद क्या हुआ, सेपरेटेड फर्स्ट टाइम एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव फंक्शन ऑफ द काउंसिल, ठीक है। वेटिव पावर टू गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। एग्जीक्यूटिव फंक्शन जो लॉ को इम्प्लीमेंट करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं, ठीक है, और लेजिस्लेटिव जो लॉ बनाते हैं, वो सारी चीज़ों को सेपरेट कर दिया गया, ठीक है, फर्स्ट टाइम। अदर ओपन कंपटीशन फॉर ICS दस थ्रो ओपन टू इंडियन ऑल्सो। ओपन कंपटीशन को इंडिया में रखा जाएगा, आई मीन इंडिया के इंडियन सिटीजन्स के लिए ओपन कर दिया गया, इंडियन सिविल सर्विस के। उसके लिए फिर मैकाले कमेटी सेटअप की गई ऑन ICS 1854 में। वो रिव्यू किया इसके बाद क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। फिर उसके बाद देखते हैं एक्सटेंडेड कंपनी रूल बट डिड नॉट स्पेसिफाई, मतलब कंपनी रूल को एक्सटेंड कर दिया गया। जो फर्स्ट ये वाला हम डिस्कस कर रहे थे वही है बेसिकली, इसको एक्सटेंड कर दिया बट कोई टाइम पीरियड डिफाइन नहीं किया। और फर्स्ट टाइम लोकल रिप्रेजेंटेशन इंट्रोड्यूस, फर्स्ट टाइम जो लोकल थे इंडिया के उन्हें इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल में फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किया गया। अब इसमें क्या था, 4/6 फ्रॉम मद्रास, बॉम्बे, बंगाल एंड आगरा, मतलब 4/6 इतने इतने लोगों को दिया गया सीट उसमें। लॉ मेंबर बिकम फुल मेंबर। अभी तक जो था वो एडहॉक बेसिस पे काम करते थे, अब यहाँ पे लॉ मेंबर को फुल मेंबर का दर्जा दे दिया गया एग्जीक्यूटिव काउंसिल में, ठीक है। दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।